जंगल के एक घने पेड़ पर एक छोटा सा घर था जहाँ रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। वो घर बांस की पतली टहनियाँ, घास और सूखे पत्तों से बना था। उनका घर उतना भी मजबूत नहीं था। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी। जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के वजह से काफ़ी सारे पेड़ सूख चुके थे। जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टुन्नू चिड़ा सुबह सुबह जंगल में दाना ढूंढने जाता था और रानो चिड़िया घर संभालती। उनकी बेटी गुड़िया बहुत चंचल थी। वो पूरे दिन जंगल में अपने दोस्तों के साथ घूमती थी और खेलती थी, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वे बहुत गरीब थे। कई बार खाना कम पड़ जाता तो टुन्नू और रानो अपनी भूख मारकर गुड़िया को खाना खिलाते थे। उस जंगल में दो दुष्ट कौवे रहते थे। वे बड़े, काले और चालाक थे। उनकी लंबी नुकीली चोंच और बुरी आंखें हमेशा किसी कमजोर पक्षी को ढूंढती रहती थीं, जिससे वे कुछ छीन सके। कालू जी, इस गर्म हवा के वजह से हमारा घर तो टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? और तो मुझे भूख भी लग रही है। तुम चिंता मत करो गौरी, पहले हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं। पेट भरने के बाद किसी कमजोर पक्षी से घर छीन लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। उन्हें रास्ते में कबूतर दिखाई देता है। अरे कालू जी, इस कबूतर के पास तो सेब है। सेब खाकर तो कितने दिन हो गए। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। मुझे तो सेब देखकर मुंह से पानी आ रहा है। अरे गंदी चोंच वाले कबूतर, अच्छे से कह रही हूँ, वो सेब मुझे दे देना, वरना तुझे मार मार कर मोर बना दूंगी। ना बाबा, ना बड़ी मुश्किल से सारी जंगल में एक लौता एक सेब मुझे मिला है। मैं तो तुम्हें नहीं दूंगा। अरे कबूतर, अगर तूने सेब नहीं दिया तो शाम को तेरे घर आकर तेरा सारा घर तोड़ दूंगा। अच्छे से कह रहा हूँ, यहाँ पर सेब रखकर यहाँ से चला जाना, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा के बातें सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है और वहाँ पर सेब रखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर कालू और गोरी मज़े मज़े से वह सेब को खाने लगते हैं। खाकर सीधा वो लाडो के पास जाते हैं और उससे उसका घर छीन लेते हैं। उसका तो बहुत कमज़ोर घर था और फिर आराम से उस घर में रहने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू के घर में खाना खत्म हो चुका था। पापा, पापा मुझे बहुत भूख लग रहा है पापा। तुम चिंता मत करो गुड़िया बेटा, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी जोरों की गर्म हवा आने लगती है। हवा के वजह से उनका घर हिलने लगता है। टुन्नू जी, हमें इस घर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घर कभी भी टूट सकता है। तुम चिंता मत करो रानू, पहले मैं गुड़िया के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर घर के बारे में सोचेंगे। ऐसा कहकर टुन्नू खाना ढूंढने के लिए जंगल चला जाता है। वापस आते समय रास्ते में कालू और गोरी रोक लेते हैं। अरे वाह टुन्नू, इस सूखे जंगल में तुझे जामुन कहाँ से मिले? ये जामुन मुझे दूसरे जंगल में मिले, और तो और मैं ये जामुन तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा तू? ये जामुन हमें पता है, तुझसे कैसे छीना है? ऐसा कहकर वो टुन्नू की खूब पिटाई करते हैं। पिटाई कर टुन्नू से जामुन छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब मुझे कैसे ना कैसे करके गुड़िया के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाना होगा। एक काम करता हूँ, मिट्ठू के पास जाकर कुछ अनाज मांग लेता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू मिट्ठू के पास जाकर कुछ अनाज लेकर अपने घर वापस आ जाता है। टुन्नू जी, आपके सर पर ये चोट कैसे लगी? रानू, मैं कुछ फल लेकर आ रहा था ना, कालू और गोरी से लड़ाई हो गई थी, वहाँ पर लगी थी। पापा पापा, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम एक नारियल लेकर उसे हमारा घर बना ले? हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। इस गर्मी के मौसम में नारियल का घर तो अंदर से बहुत ठंडा रहेगा, बाहर से मजबूत। रानू, तुम जंगल जाकर एक बड़ा सा नारियल लेकर आना, मैं दूसरे जंगल जाकर जितने फल मिलेंगे सारे लेकर आऊंगा। इस गर्मी के मौसम में हम लोग आराम से रहेंगे। टुन्नू दूसरे जंगल जाकर ढेर सारे फल लेकर आता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया एक बड़ा सा नारियल लेकर आती है। फिर चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से नारियल को खोखला करने लगती है। थोड़े समय बाद चिड़िया उस नारियल से अपने लिए एक घर बना लेती है। अरे वाह माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ गुड़िया बेटी, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ढेर सारा खाना है और एक मजबूत सा घर है। वो लोग उस घर में आराम से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू और गोरी को पता चल जाता है कि रानू ने एक मजबूत सा घर बनाया है। ये गरीब चिड़िया इतने अक्लमंद कैसे हो गई? हमें उस चिड़िया का कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ कालू जी, हमें तो अब उस चिड़िया से उस नारियल का घर छीनना होगा, ताकि इस गर्मी के मौसम में हम लोग आराम से रह सके। ऐसा कहकर वह दोनों सीधा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, छोटी चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ। अब ये घर हमारा है,
हमारी बात नहीं मानेगी तो पता है ना कि हम दोनों क्या कर सकते हैं। गौरी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। हम लोग तो इस घर छोड़कर नहीं बाहर आएंगे। फिर वो दोनों चिड़िया का नारियल का घर अपनी नुकीले चोंच से तोड़ने लगते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद कालू कौवे का चोंच टूट जाता है। इस तरह उन दोनों को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू और बेटी गुड़िया के साथ आराम से रहने लगती है। चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घोंसला था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखा कि चिड़िया का घोंसला गिरकर टूट गया है। वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घोंसला था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर गया। अब मैं क्या करूँगी? बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। अब मैं इतनी जल्दी नया घोंसला कैसे बनाऊंगी? माँ, इंसान ऐसे क्यों करते हैं? कुकू बेटा, इंसान कुछ पैसों के खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर नीचे गिर के टूट गया। आप मेरी मदद करें नया घर बनाने में। माफ करना चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब मैं मेरी बहन के पास दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं हूँ ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोता के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया बहन, मेरा घर टूट गया है। मेरा घर बहुत कमजोर था। अब घर बनाने समय भी नहीं है। कोई मदद करे मेरी। मिट्ठू भैया, मेरा घर ही इंसान ने तोड़ दिया है। मैं तो आपके पास मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन आप तो खुद परेशान हो। फिर चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम्हारा बेटा रात के वक्त चू चू नहीं करेगा। आवाज में तो मुझे जरा सी भी नींद नहीं आती। गोरी, ये बच्चा है और बच्चे कहाँ चुप बैठ सकते हैं। आप खुश रहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शाम होते ही बारिश शुरू हो जाती है। रानू को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सीधा किसान के घर जाती है। किसान के घर जाकर सीधा उसके दहलीज पर बैठ जाती है। वो देखकर किसान की पत्नी सीधा चिड़िया के पास आती है। वो कहती है, और क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर मेरे घर पर क्यों आई हो अपने बेटे को लेकर? और वो चिड़िया सारी बात बताने लगती है कि लकड़हारे ने कैसे उसका घर उजाड़ दिया। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत होना। तुम बारिश रुकने तक मेरे घर में ही रहना और बारिश रुक जाने के बाद मेरे घर के सामने एक मजबूत सा पेड़ है, वहाँ पर एक घोंसला बना लेना। चिड़िया ऐसा ही करती है। बारिश रुकने तक उस इंसान के घर में छोटा सा घोंसला बनाकर उस रात जैसे तैसे गुजारती है और किसान की पत्नी चिड़िया को थोड़े से भीगे हुए चावल भी देती है। इस तरह सुबह हो जाती है। मम्मा, इस बार हम लोग थोड़ा सा मजबूत घर बना लेंगे, वरना फिर से आज रात बारिश होते ही हमारा घर टूट सकता है। हाँ ठीक है मिट्ठू, मैं रास्ते पर आते हुए एक नारियल देखा है। हम लोग उस नारियल को खोखला कर कर एक मजबूत सा घर बना लेते हैं। हाँ ठीक है मम्मा, ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल जाकर उस नारियल को अपने साथ ले आते हैं और रानू चिड़िया शाम होने से पहले ही उस नारियल को खोखला कर देती है और माँ बेटा आराम से उस नारियल के घर में बैठ जाते हैं। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और उस बारिश की वजह से काफ़ी पक्षियों का घर टूट जाता है और गोरी, मिट्ठू, तोता और कबूतर रानू के पास आते हैं। रानू बहन, क्या तुम बारिश रुकने तक तुम्हारे इस नारियल के घर में हम तीनों को थोड़ी सी जगह दे सकती हो? रानू चिड़िया बहुत दिलदार चिड़िया थी और वो उन तीनों को बारिश रुकने तक अपने नारियल के घर में थोड़ी सी जगह दे देती है। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया नारियल पानी बेचने के लिए जंगल से दूर जाकर कुछ नारियल पेड़ से उतार लेती है। गर्मी होने के कारण मीठा मीठा नारियल पानी पीने के लिए रानू चिड़िया के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू, गर्मी बढ़ रही है, मुझे एक नारियल दे दो। वैसे एक नारियल कितने का है?
एक नारियल सिर्फ 20 रुपए में दे रही हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से एक नारियल दे दो। चिड़िया उस कबूतर को एक नारियल दे देती है। मीठा मीठा नारियल पानी पीकर वो कबूतर रानू को 20 रुपए दे देता है। ऐसा दिन भर नारियल पानी पीने के लिए रानू के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू कुछ काम करके पैसे कमाए, कौवे ये सब देख चुप रहे। ये तो हो ही नहीं सकता। कालू जी, वो रानू है ना, वो रोज रोज सुबह दूर तालाब के पास जाकर वहाँ से नारियल ले आकर बस 20 रुपए में बेचती हैं। वो रानू तो बस फ्री में ही पैसे कमा रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कालू जी? गोरी, पहले से ही रानू नारियल पानी बेच रही है। अगर मैं ठेला लगाकर नारियल बेचूं तो क्या पक्षी मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आएंगे? आप क्यों ना ठंडा ठंडा नारियल पानी बेचो, वो भी बर्फ में रखकर। गर्मी का मौसम है, ठंडा नारियल पानी पीने के लिए पक्षी जरूर आपके पास आएंगे। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो दूसरे दिन रानू चिड़िया के बगल में ही अपना एक नारियल का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा बर्फ वाला नारियल पानी। अरे वाह, मजा ही आ गया फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पीकर। ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए कालू कौवे के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अब तो रानू चिड़िया के पास कोई भी नारियल पानी पीने के लिए नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने ठेले के पास बैठकर पक्षियों को ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हुए देख रही थी और मन में मन ही कह रही थी, ऊपर वाले, ये पक्षियाँ तो पहले मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अब वो सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? शाम होते ही रानू चिड़िया अपने सारे नारियल लेकर घर वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी गुड़िया आती है। ये क्या माँ, आज आप सारे नारियल वापस घर क्यों ले आए हो? क्या बताऊं गुड़िया बेटा, सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मेरे पास फ्रिज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या माँ, आपने पक्षियों को बताया नहीं? फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं पक्षियों को क्या बताऊं? गुड़िया, गर्मी इतनी भयंकर है, इसीलिए वो ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना चाहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू की माँ उसके घर आती है। क्या हुआ रानू बेटा, इतने सारे नारियल ऐसे घर में ही क्यों पड़े हैं? रानू चिड़िया सारी बातें अपनी माँ को बताने लगती है। रानू बेटा, हम नारियल से स्वादिष्ट बर्फी भी बना सकते हैं और पक्षियों को बेच सकते हैं, उससे अच्छा मुनाफा होगा। माँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो बर्फी बनाना नहीं आता। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बर्फी बनाकर तुम्हें दूंगी। तुम जंगल के पक्षियों को बेचकर आना। फिर रानू की माँ नारियल को फोड़कर उसमें घी शक्कर बाकी की चीजें मिलाकर स्वादिष्ट नारियल की बर्फी बना लेती हैं। रानू चिड़िया ठेले पर नारियल की बर्फी रखकर बेचने लगती है। नारियल की बर्फी ले लो, स्वादिष्ट बर्फी। लूसी मिट्ठू, एक बार ये बर्फी चक्कर तो बताना, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। लूसी और मीठू मजे मजे से नारियल की बर्फी खाने लगते हैं। उन दोनों को देखकर वहाँ पर और भी पक्षियाँ नारियल की बर्फी खरीदने के लिए रानू के पास आते हैं। उस दिन रानू को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारे नारियल तो घर पे पड़े पड़े ही खराब हो रहे हैं। आप 4 दिनों में बस एक बार ही नारियल पानी बेचने के लिए जाते हो। गौरी, अब तो वो रानू भी नारियल का पानी नहीं बेच रही है, इसलिए मैं 4 दिन का मुनाफा एक दिन में कमा लेता हूँ और मैं खराब नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर पक्षियों को पीने के लिए दे देता हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो मेरे सुंदर पति। 2 दिनों बाद कालू कौवा नारियल पानी का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी पीने के लिए उसके पास एक चील आता है। ओए कालू, मुझे मीठा ठंडा ठंडा नारियल पानी तो देना। कालू कौवा सड़ा हुआ नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर चील को दे देता है। चील वो नारियल का पानी पीते ही उसको फेंक देता है। छी छी, गंदे कौवे, ये तो गंदा पानी है, ये तो नाली जैसा पानी है। तू पक्षियों को नारियल पानी के नाम पे ये गंदा पानी पिलाता है, अभी तुझे मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो चील कालू कौवे के ठेले को तोड़कर कालू की अच्छे से जमकर पिटाई करता है। इस तरह कौवे को अपने दुष्ट कामों का सजा मिलता है। दूर किसी जंगल में टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ऐसे ही एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, देखे ना टुन्नू जी, एक ही बेटी है हमारी, लेकिन हम उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे।
मेरी बेटी को मैं अच्छा कब पिनाऊंगी और अच्छा कब खिलाऊंगी, ये मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। रानू, मैंने तो सोचा था कि इस बार अगर फसल अच्छी हुई तो मेरे बेटी के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। टुन्नू जी, आप ऐसा करें, साहूकार कौवे से कुछ पैसे उधार ले लें और उन्हीं पैसों से अच्छा फसल लगाए। हो सकता है हमें उसी फसल से मुनाफा हो जाए। रानू, मैंने भी यही सोचा है। टुन्नू चिड़ा साहूकार कौवे के पास जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, मगर तू जानता है ना मेरा ब्याज कितना होता है। अगर 2 महीनों बाद मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो पैसों के ऊपर दुगना ब्याज लगेगा। साहिब, आप मुझे पैसे दे दे, मैं 2 महीनों बाद पैसे लौटा दूंगा। फिर टुन्नू चिड़ा साहूकार कौवे से पैसे ले लेता है। वो मंडी से जामुन के बीज लेता है और अपने पत्नी रानू के साथ खेत पर जाकर बीज को बो देता है। टुन्नू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, देखना हम दोनों मिलकर जामुन की फसल पर अच्छे से मेहनत करेंगे और उस कौवे के पैसे लौटा देंगे। मगर रानू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर फसल अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे हम। फिर वो दोनों बहुत ही मेहनत से दिन रात काम करते हैं। मम्मा पापा, आप दोनों बहुत ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा आराम लिया करें वरना आप दोनों बीमार पड़ जाओगे। गुड़िया बेटी, सारा दिन काम करके जब हम दोनों आपको आकर देखते हैं तो हमारी थकान कम हो जाती है। उन दोनों की फसल बहुत अच्छे से होती है। थोड़े दिनों बाद छोटे छोटे और मीठे जामुन लग जाते हैं, जिसे देखकर पापा चिड़ा बहुत खुश होता है। कालू जी, देखा है आपने कुछ, उस चिड़िया की जामुन की फसल पिछली बार से भी इस बार ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दोनों हमारे पैसे समय पर लौटा देंगे। अगर ऐसे ही होगा तो हम ब्याज कैसे लेंगे। तुम चिंता ना करो गौरी, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर कालू कौवा चिड़िया के जामुन के खेत पर जाता है और खेत पर जहरीली स्प्रे का छिड़काव कर देता है और अपने घर चला जाता है। पापा चिड़ा अगले सुबह अपने खेत पर जाता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लुट गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जामुन की फसल बर्बाद हो गई। मैं साहूकार कौवे के पैसे कैसे लौट आऊंगा। टुन्नू चिड़ा रोता हुआ घर वापस जाता है। रानू बर्बाद हो गई है, हमारी सारी ही फसल बर्बाद हो गई है। अब हम कौवों के पैसे कैसे लौटाए। टुन्नू जी, आप शांत हो जाए, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब हमको कुछ नया उपाय सोचना पड़ेगा। मम्मा पापा, अगर हम आलू की फसल लगा लें तो कौवों के पैसे देने से पहले ही आलू की फसल तैयार हो जाएगी। शाबाश गुड़िया बेटी, अब हम ऐसा ही करेंगे। मगर आलू का बीज लेने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। पापा, मेरा गुल्लक कब काम आएगा। फिर गुड़िया अपने गुल्लक से पैसे निकालकर अपने पापा को देती है और पापा चिड़ा मंडी जाता है। मंडी में आलू के बीज सस्ते ही थे। फिर पापा चिड़ा आलू के बीज खरीद कर ले आता है। वो पति पत्नी फिर से काम शुरू करते हैं और अपने खेत में आलू बो देते हैं। साहूकार पति पत्नी कौवे यही सोच रहे थे कि वो कोई जड़ी बूटी है, लेकिन चिड़िया के आलू जमीन के नीचे से फैलते गए। गुड़िया के पापा इस बार हमारी आलू की फसल सारा नुकसान पूरा कर देगी। हमारी आलू की फसल किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे आलू तो जमीन के अंदर ही मोटे हो रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद माँ और पापा चिड़ा आलू की फसल काट लेते हैं और आलू की बोरियां बैलगाड़ी पर रखकर मंडी में ले जाते हैं। चाचा कबूतर चिड़िया से सारे आलू खरीद लेता है। चिड़िया बहन, अगर ऐसे ही आलू है तो मुझे और देना, मैं तुम्हें इन आलू को मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हूँ। फिर शाम को पापा चिड़ा साहूकार कौवे के घर जाता है। साहूकार कौवे जी, ये लीजिए आपके पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और ये 1 बोरी आलू मेरी तरफ से आपको। कालू जी, इसका मतलब चिड़िया के खेत में कोई जड़ी बूटियों का फसल नहीं था, वो तो आलू थे। ऐसी ही चिड़िया और उसका पति अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे चीज खरीदते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। घर में पड़े हुए आलूओं से रानो चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के लिए आलू फ्राइज बनाती है। माँ, आप आलू फ्राइज बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हाँ चुटकी बेटा, जंगल के पक्षियों को भी आलू फ्राइज बहुत पसंद है। काश मेरे पास ढेर सारे आलू होते तो मैं इस जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लेती। माँ, मैं यही कहने वाली थी, फिर तो हम दोनों बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। छुटकी बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम ये व्यापार नहीं कर सकते। खिड़की के पास बैठा हुआ
कालू कौवा रानू और छुटकी चिड़िया की बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चिड़िया को मेरे जाल में फंसाने का। दूसरे दिन कालू कौवा ढेर सारे आलूओं के बोरी एक बैलगाड़ी में रखकर चिड़िया के घर के पास रख देता है और वहां से चला जाता है। अरे ये क्या, ये किसकी बैलगाड़ी है? ये किसने यहाँ छोड़ दिया? माँ, शायद कोई पक्षी भूल गया होगा। थोड़े समय बाद वो वापस आकर अपना बैलगाड़ी ले जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बैलगाड़ी का मालिक बूढ़ा कौवा वहाँ आता है। बूढ़े कौवे, तुमने मेरे घर के सामने बैलगाड़ी क्यों रखा? ये आलू के बोरियां मेरे मालिक कालू के हैं। वो आज बहुत ज्यादा उदास है, इसलिए उन्होंने कहा आलूओं को नदी में फेंक देना। क्या अब तुम इतने सारे आलूओं को नदी में फेंक दोगे? हाँ, अब मालिक ने कहा है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बूढ़े इन आलूओं को मुझे दे दो, मैं जंगल में आलू फ्राइज का ठेला लगा लूंगी। हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसा ही करना। फिर बुरा कौवा सारे आलू के बोरियों को रानू को दे देता है और बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया कह रही थी कि वो उन आलूओं से जंगल में आलू फ्राइज बनाकर बेचेगी। अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता हूँ। जब चिड़िया अच्छे से कमाने लगेगी, मैं चिड़िया के पास जाकर उसका ठेला ले लूंगा। दूसरी तरफ चिड़िया ढेर सारे आलूओं को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। माँ, इन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ छुटकी बेटा, मगर 3-4 महीने बाद ये आलू खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आधे आलू से खेती करूँगी और बाकी आलू से आलू फ्राइज बनाकर बेचूंगी। फिर उस दिन माँ बेटी आधे आलू को अपने जमीन में बो देते हैं और अच्छे से रोज पानी देने लगते हैं। फिर रात होते ही रानू चिड़िया सुबह आलू फ्राइज बनाने के लिए आलू को काट रही थी। सुबह होते ही चिड़िया उन आलूओं से आलू फ्राइज बनाकर अपने ठेले पर रखकर बेचने लगती है। हरियाली, तुम कहती हो ना मैं तुम्हें कुछ खिलाता नहीं। चलो मैं आज तुम्हें आलू फ्राइज खिलाऊंगा। लूसी, चलो मेरे साथ आज रानू के बनाए हुए गरम गरम आलू फ्राइज खाते हैं। उस दिन रानू के ठेले पर बहुत सारे पक्षी आकर आलू फ्राइज खा रहे थे और काफी मजे ले रहे थे। शाम तक चिड़िया की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो उस दिन बहुत खुश थी। छुटकी बेटी, हमारा धंधा चल पड़ा। पहले ही दिन देखो कितने सारे पैसे आए। हाँ मम्मा, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि आप आलू फ्राइज बहुत ज्यादा मजे के बनाती हो। ऐसे ही 3-4 महीने बीत जाते हैं। चिड़िया का ठेला अच्छे से चलने लगा था। चिड़िया ने तो अब अच्छा वाला ठेला ले भी लिया था। चलो, अब समय आ गया है चिड़िया के ठेले पर कब्जा करने का। मेहनत चिड़िया करेगी और ठेला चलाऊंगा मैं। ये सोचकर कालू खुशी खुशी से रानू के पास जाता है। बताओ कौवे भैया, कितनी की फ्राइज बनाओ? 10 की, 20 की, 50 की या फिर 100 की? अरे वाह चिड़िया, तुम तो मेरे दुकान की फ्राइज मुझे ही बेच रही हूँ। अरे कालू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये ठेला मेरी मम्मा का है। मुझे सब पता है, मगर ये ठेला मेरे आलूओं से ही चल रहा है। वो सब मेरे आलू थे। मगर कालू भैया, आपके आलूओं को बुरा कौवा नदी में फेंकने जा रहा था। मुझे पता था मूर्ख चिड़िया, तुम मेरे आलूओं से ही फ्राइज बनाओगी और सारे आलू खत्म कर दोगी। अब तुम मुझे मेरे आलू वापस नहीं कर पाओगी, इसलिए ये ठेला मेरा है। कालू अंकल, आप मेरी मम्मा को ही धोखा दे रहे थे। धोखेबाज अंकल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब तुम दोनों मेरे ठेले से ऐसे ही जाते हो या धक्के मार के बाहर निकालो। छुटकी बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर चिड़िया तुरंत अपने घर जाती है और अपने खेत से निकाले हुए आलू बैलगाड़ी पर रखकर वहाँ ले आती है। दुष्ट कौवे लो, अपने सारे आलूओं को ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतने सारे आलूओं को तू कहाँ से लाई है छोटी चिड़िया? तुम क्या समझते हो कालू? क्या तुम ही बुद्धिमान हो? ये सब आलू मैं अपने खेत में उगा रही थी। चलो अपने आलूओं को लो और निकलो। यहाँ से दोबारा मेरे ठेले पर कभी मत आना। ये सब देखकर कालू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। अपने सारे आलूओं को लेकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। देखा छुटकी बेटा, अगर मैंने उस दिन दिमाग से काम नहीं लिया होता तो आज हमारा ठेला वो कालू कब्जा कर लेता। हाँ मम्मा, जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता, उनके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। उस जंगल में कड़कती गर्मी का मौसम चल रहा था। रानू और उसकी बेटी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान थे। क्या बात है गुड़िया? बेटा, इतनी रात हो रही है लेकिन तुम अभी तक सोई नहीं हो। क्या बात है, मुझे बताओ तो। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाहर से हवा भी नहीं आ रही है और हमारे घर में एक फैन भी नहीं है, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है। गुड़िया, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम दोनों अब कर भी क्या सकते हैं?
जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करो मेरी बच्ची। रानू अपनी बेटी को जैसे तैसे करके उस रात सुला देती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया बाहर जाने के लिए तैयार थी। गुड़िया, बेटा चलो हम दोनों भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल जाएंगे। सुना है वहाँ पर मीठे मीठे फल मिलते हैं। माँ, मैं घोंसले में से हिल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और सर में दर्द भी कर रहा है। गुड़िया ऐसा कहते ही रानू जल्दी से गुड़िया को छू कर देखती है। हाँ गुड़िया, बेटा तुम्हारा बदन जल रहा है, तुम बहुत बीमार हो। चलो अभी तुमको मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ऐसा कहकर रानू अपनी बिटिया को हॉस्पिटल ले जाती है। क्या बात है, क्या हुआ है? डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी का बदन जल रहा है, आप एक बार इसका चेकअप कर लीजिए। रानू ऐसा कहते ही बुलबुल चिड़िया छोटी चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। रानू, तुम्हारी बेटी के शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम है और तुम्हारी बेटी क्या रातों के वक्त सोती नहीं है? गर्मी की वजह से मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ और सुबह कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो यही दिक्कत है रानू बहन। तुम्हारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हारे घर में कूलर या एसी लगवा दो, फिर तुम्हारी बेटी का तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया ये सब सुनकर अपनी बेटी छोटी को लेकर घर उदास मन से वापस लौटती है। रानू अपनी बेटी को घर पर ही रखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवा के पास जाती है। कालू कौवा उस जंगल का एक अमीर कौवा था। उसका एक एसी, कूलर और फैन का एक बड़ा सा दुकान था। बोलो रानू, तुमको किस तरह का कूलर चाहिए? कालू भैया, 200 में कूलर होगा तो बताइए। रानू, क्या तुम पागल हो गई हो? 200 में कूलर चाहिए? 200 में तो फैन भी नहीं मिलेगा। क्या आपके दुकान में खराब हुआ कूलर या एसी है? मैं उसको ठीक करवा लूंगी। रानू, खराब हुआ एसी या कूलर 200 में मिलना मुश्किल है। पहले तुम मेरी दुकान से निकलो। ऐसा कहकर कौवा रानू को अपनी दुकान से भगा देता है। रानू चिड़िया उदास मन से जा रही थी, तभी उसको लूसी कबूतरी दिखाई देती है। तुम इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हो? लूसी, मेरी बेटी छोटी गर्मी के वजह से बहुत बीमार है। उसके लिए मैं कूलर खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अब मटका खरीदने जा रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने भी एक मिट्टी का मटका खरीद लिया है। देखो तो कितना मजबूत है। हाँ लूसी, ये तुम्हारा मिट्टी का मटका तो बहुत ही मजबूत है। ये तुमने कहाँ से खरीदा है? वो देखो, पेड़ के नीचे एक वृद्ध कौवी मिट्टी के मटके बेच रही है। तुम वहाँ से खरीद लेना। फिर रानू जल्दी जल्दी से उस वृद्ध कौवी के पास जाती है। हाँ चिड़िया बेटा, कहो तुम्हें किस तरह का मटका चाहिए? माँ जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कोई कम दाम वाला अच्छा मटका ही दे दीजिए। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ तो। फिर सारी बातें रानू चिड़िया बताने लगती है कि कैसे उसकी बेटी बीमार है और कैसे उसको अब कूलर की सख्त ज़रूरत है। लगता है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में ही ये मिट्टी का मटका दे रही हूँ। ये ऐसा वैसा मटका नहीं है, ये बहुत ही खास किस्म का मटका है। खास किस्म का मतलब क्या है? पहले तुम इस मटके को अपने घर ले जाओ। मटके के ऊपर तक अच्छे से पानी भरना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी कौवी को धन्यवाद कहकर उस मिट्टी के मटके को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये मिट्टी का मटका तो काफी बड़ा और मजबूत भी लग रहा है। हाँ बेटा, ये खास किस्म का मटका है और तो और एक बूढ़ी कौवी माँ जी ने मुझे इस मटके को मुफ्त में दिया है। रानू उस मटके के ऊपर तक पानी भरकर उसको घोंसले में रख देती है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, कहीं से ठंडी हवा आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुड़िया चिड़िया ऐसा कहते ही उस मटके में से ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये कैसा जादू है, इस मटके में से तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और घर पूरा ठंडा हो गया है। माँ, तुमने खास किस्म का मटका कहा है ना, इस मटके की खासियत यही होगी। मम्मा, क्यों ना तुम हमारे घर में जो टूटा फूटा फैन है वो इस मटके के सामने रख दो, हमारा घर तो और ठंडा हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। अरे वाह गुड़िया, बेटा तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। अब तो हमारे पास एक मटका कूलर बन गया है। हाँ माँ, अब तो इस गर्मी का मौसम में आराम से रह सकते हैं। फिर रानू अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ आराम से सो जाती है। गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत से मटके बनाती थी और उन्हीं घड़ों को जंगल के पक्षियों को बेचती थी।
गर्मी का मौसम होने के कारण घड़ों की बहुत ही डिमांड थी। वो अकेले ही इतने घड़े नहीं बना पा रही थी, इसीलिए उसने जग्गू नाम के कौवे को काम पर रख लिया था। जग्गू बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या तुम मेरी घड़े बनाने में मदद कर पाओगे? हाँ आंटी चिड़िया, मुझे अब पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उस दिन के बाद से जग्गू कौवा घड़े बनाकर रानू चिड़िया के साथ जंगल के पक्षियों को घड़े बेचने में मदद करता था। एक दिन रानू और जग्गू जंगल में घड़े बेच रहे थे, तभी जग्गू की मौसी वहां आती हैं और रानू से कहती हैं, देखो चिड़िया, मैं इस जग्गू की मौसी हूँ। इसके माता पिता गर्मी की वजह से 1 महीने पहले ही मर गए थे। मैं ही इसे पाल पोस रही हूँ, लेकिन ये नमक हराम 1 महीने पहले घर से भाग आया। इसकी जो भी तनख्वाह बनती है सारे पैसे मुझे देना, समझ गई ना तू? अच्छा ठीक है कवि बहन, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे ठेले के सामने तमाशा मत करो। हाँ हाँ, जा रही हूँ। अगले महीने अगर मेरे पंखों में पैसे नहीं मिले तो देख लेना, मैं बहुत तीखी जुबान की हूँ। ऐसा कहकर वो कौवी वहां से चली जाती है। जग्गू बेटा, यह सब क्या है? तुम्हारी मौसी ऐसे क्यों बात कर रही है? आंटी चिड़िया, वो मेरी मौसी थी, वो बहुत बुरी है। जब मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई तब वो मेरे घर आई थी मेरी और मेरी बहन की देखभाल करने के लिए, लेकिन उसने हमारी सारी जायदाद हड़प ली। उस दिन के बाद से वो हम दोनों को स्कूल भी नहीं भेजती थी, भोजन भी नहीं देती थी। इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरी बहन उधर ही रह गई। कोई बात नहीं जग्गू बेटा, तुम्हारी बहन भी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएगी। आज के बाद तुम मेरे घर पर ही रहना गुड़िया के साथ। जग्गू कौवा रानू चिड़िया का धन्यवाद कहता है। उस दिन रानू जग्गू को अपने घर ले जाती है और उसे भरपूर खाना खिलाती है। अगले दिन जग्गू देखता है कि रानू और गुड़िया गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। वो मन में सोचता है कि इन दोनों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन जग्गू अपने पंखों से एक बड़ा सा मटका बनाता है, फिर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लकड़ियों का ढांचा बनाता है और उसमें ठंडा पानी डालकर मटका कूलर तैयार करता है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। वो मटका कूलर ले जाकर घर के अंदर रख देता है। ये मटका कूलर बहुत अच्छा है। अरे वाह जग्गू बेटा, तुमने यह कमाल कर दिया। तुम में इतना हुनर है, ये तो एसी जैसा काम कर रहा है। घर पूरा ठंडा हो गया है। आंटी चिड़िया, गुड़िया गर्मी की वजह से रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये बनाया। जग्गू, तुम मेरे बेटे हो, तुम मुझे माँ कहकर बुला सकते हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, सब करूंगी, तुम्हारी बहन को भी वापस ले आऊंगी। चिड़िया आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना हम मटका कूलर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचें, इससे हमारा अच्छा खासा मुनाफा होगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि ये कैसे बनाना है। अरे वाह जग्गू बेटे, यह तो बहुत अच्छी सोच है, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन रानू और जग्गू मिलकर ढेर सारे मटका कूलर बनाते हैं। फिर मटका कूलर को ठेले पर रखकर जंगल के पक्षियों को बेचने लगते हैं। गरीब जंगल के पक्षियों को मटका कूलर बहुत पसंद आता है। 1 महीने के बाद जग्गू की मौसी फिर से तनख्वाह लेने के लिए वहां आती है। रानू अपने दोस्तों के साथ डंडे लेकर तैयार बैठी थी। चिड़िया, ये सब क्या है और मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन जग्गू मेरा बेटा है। कल मैं तुम्हारे घर आकर उसकी बहन को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अगर तुमने कुछ कहा या किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रानू की बातें सुनकर जग्गू की मौसी वहां से भाग जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया जग्गू की बहन मुन्नी को अपने साथ अपने घर ले आती है। रानू जग्गू और मुन्नी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और गुड़िया के साथ साथ जग्गू और मुन्नी को भी स्कूल भेजती है। इस तरह रानू मटका कूलर बेच बेच कर धनवान हो जाती है और अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती।